आज मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी के दोनों एक ही सिंगल यूनिट में। और चैप्टर 11 और चैप्टर जो 12 है दोनों हम एक साथ पढ़ेंगे और मैं शॉर्ट टर्म में बताती जाऊंगी सारे चैप्टर को, आप समझते जाना। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का मतलब ये है, प्रिंसिपल का मतलब होता है जिसके थ्रू हम कर रहे हैं, और प्रोसेस का मतलब होता है अलग अलग टेक्निक लगा के जो हम ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करते हैं, वो पढ़ेंगे बायोटेक के अंदर। और बायोटेक्नोलॉजी वो टेक्निक होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स की वजह से हम नए नए प्रोडक्ट को बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कर्ड बन जाता है बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज, जो क्या कर देते हैं उसके अंदर कर्ड बना देते हैं दूध को। और ब्रेड को भी हम फर्मेंटेशन से बनाते हैं। वाइन भी फर्मेंटेशन से बनती है, पर बनती है बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। अब बात करते हैं सबसे पहले, ये जो इंपॉर्टेंट चीज दी गई है इसमें देख सकते हैं आप, यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है। ये क्या करती है, डिफाइन बताती है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है ना वो ट्रेडिशनल व्यू पे काम करते हैं। ट्रेडिशनल का मतलब ये है जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है उसको लेकर, और उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके मॉलिक्यूलर बेस पर हम चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस हम प्रिंसिपल यूज करते हैं तो वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियर का मतलब होता है कि जीन्स जो हैं उनको चेंज करके, उनमें मॉडिफिकेशन करके जो हम नया चेंज ला पा रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, उसी को क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट जो दिया गया है वो है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसमें क्या करते हैं हम, स्टीराइल जो प्रोडक्ट होते हैं कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट देकर किसी भी केमिकल को बनाना और ग्रो करना डिजायरेबल प्रोडक्ट की तरह, उसे ही क्या कहते हैं हम, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कहते हैं। और एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद जो मैंने टर्म पहले, सबसे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है उसमें छोटी छोटी टर्म दे रखी है, फिर से दोबारा से समझा देती हूँ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब ये होता है कि मैंने एक तो जीन लिया है वेक्टर का और एक जीन लिया है होस्ट का, और उसे वेक्टर और जो होस्ट का जीन है उन दोनों को आपस में मिला दूं तो एक नए टाइप का डीएनए फॉर्म होता है, जिसे मैं नाम क्या देती हूँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर जीन क्लोनिंग का मतलब ये होता है, जीन क्लोनिंग जो है वो बायोटेक में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ये अलग अलग तरीके के क्या बना देती है, जीन फॉर्म करती है, और इन जीन को हम ट्रांसफर करते हैं तो क्या कहलाता है, जीन ट्रांसफर। फिर बात करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज ए पर्टिकुलर साइट जहां से हम क्या करते हैं, हम जीन क्लोनिंग को स्टार्ट कर सके या इनिशिएट कर सके, उसी क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जैसे आपने प्रोकैरियोट में पढ़ा होगा कि ये एक सिंगल साइट होती है जहां से हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कर सकते हैं, पर इन द केस ऑफ द यूकैरियोट हमारे पास मल्टीपल साइट होती है जहां से हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन करा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि यूकैरियोट क्या होते हैं, मल्टी रेप्लिकॉनिक कंडीशन पर होते हैं, और जो प्रोकैरियोट होते हैं वो सिंगल रेप्लिकॉनिक कंडीशन पर होते हैं। फिर इसके बाद प्लाज्मिड की बात करते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है, ये ऑटोनोमसली का मतलब होता है खुद ब खुद अपने डीएनए को फॉर्म कर सकता है, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी होता है और सर्कुलर डीएनए कंटेन करेगा। क्योंकि ये बैक्टीरियल फैमिली में आता है इसलिए इसके पास सर्कुलर टाइप ऑफ डीएनए कंटेन करेगा और एक ही सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाएगा। अब बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या काम करते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करते हैं। मतलब जब हमें कहीं से किसी जीन को या डीएनए को कट कराना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और इन्हें क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर का नाम देते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स कैरी करेंगे जीन को फ्रॉम वन पर्टिकुलर साइट टू द होस्ट, ठीक है। और इसके बाद क्लोनिंग आप सब समझ ही चुके होंगे कि क्लोनिंग का मतलब होता है कि एक जीन ले लो और एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर दो, जैसा आपने जीन जहां से लिया है वैसा एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग कहते हैं। पर जीन क्लोनिंग के लिए तीन जो मेन पॉइंट है वो ये हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए, पहले डीएनए को पहचानो, फिर डिजायरेबल जीन, जो जीन तुम्हें चाहिए वो लो और उसे क्या करो, होस्ट के अंदर इंसर्ट करा दो। मेंटेनेंस कराओ, मेंटेनेंस का मतलब है उसे ऑप्टिमाइज कंडीशन प्रोवाइड करो जिससे वो क्या हो सके, ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, जिससे वो प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर हो सके। अब बात करते हैं टूल्स का मतलब क्या होता है, जिन जिन चीजों को हम यूज करेंगे एट द टाइम ऑफ द क्या, क्लोनिंग फॉर्मेशन। तो सबसे पहला आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको पता है कि मॉलिक्यूलर सीजर का काम करते हैं, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मतलब होता है जो अंदर जाकर कटिंग करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है हिंड सेकंड है, जो क्या करता है,
ये डिपेंड होता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर, किसके, डीएनए न्यूक्लियोटाइड की, और जाकर क्या करता है वहां पर कट कर देता है, हमेशा ही कट करता है इन सेकंड तो। और 6 बेस पेयर्स होते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म के पास पर्टिकुलर, ये वहीं जाकर ही काटता है, और रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं उन 6 बेस पेयर्स को जो जहां पर जाकर ये एक्टिवेट हो जाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं हिंड सेकंड जो है उसके पास कितने 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पाए जाते हैं और 230 स्ट्रेन्स पाए जाते हैं बैक्टीरिया के, जो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं डिफरेंट सीक्वेंसेस के साथ। मतलब इतने सारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट है जो हमने फ्लिप कर करके नई नई सीक्वेंस बना रखी है। इसके बाद आप एंजाइम्स की बात करते हैं तो फर्स्ट जो लेटर है उसके जेनस से लिया जाता है, और सेकंड जो है हम स्पीसीज से लेते हैं। ये आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। और इसमें जैसे आप देख सकते हैं एस्कीरिया कोलाई RY13, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, एस्कीरिया कोलाई से CO ले लिया है और RY ले लिया है, और 1 जो है वो लिया है 13 से, तो इसे कंप्लीटली कहते हैं एस्कीरिया कोलाई। ठीक है। इसके बाद एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में डिफरेंशिएशन ये है कि जो एक्सोन्यूक्लियस है वो न्यूक्लियोटाइड को कहाँ से रिमूव करेगा, एंड से। एंड का मतलब ये होता है 5 एंड से करेगा या फिर कहाँ से करेगा, 3 एंड से। पर जो एंडोन्यूक्लियस करता है वो करता है पोजीशन में बीच में जाके कटिंग करता है, और ये क्या कर देगा, कट करके एंड्स को फ्री कर देगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डीएनए की पिक्चर दी गई है, ये जो है वेक्टर डीएनए है और ये क्या है, एक फॉरेन डीएनए। एक बात देखो, अगर आप एक साइट जनरेट कर रहे हैं तो एक साइट क्या होनी चाहिए कि जो इसमें फिट हो सके, इसमें फिट हो सके। तो मुझे एक ऐसी साइट बनानी पड़ेगी जो इसमें जाकर फिट हो सके। तो मैं एक डीएनए का फ्रेगमेंट को क्या करूंगी, अलग करूंगी बाय द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियस, और वो जब फ्री हो जाएंगे एंड, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी एक एंड ऐसा फ्री करना पड़ेगा जो इस पर जाकर आसानी से जुड़ सके। तो ये स्टिकी एंड्स को चिपका देते हैं बाय द हेल्प ऑफ लाइगेज, और ये जब आपस में जुड़ जाते हैं तो इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आप जानते होंगे। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड को उल्टा पढ़ लो या फिर सीधा पढ़ लो तो उसे क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और वो डीएनए RNA एज वेल एज दोनों में ही पाई जाती है। तो यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल में मलयालम, आप उसे आगे और पीछे से दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं। तो 5 to 3 और 3 to 5 क्या लगेगा, वो सेम लगेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं 5 एंड पर दे रखा है GAATTC, ऐसे ही आप इसे अपोजिट करके पढ़े तो फिर भी यही सीक्वेंस आ रही है ना, तो इसको क्या कह सकते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब सबसे पहली बात करते हैं लाइगेज उसको चिपका देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ये आपको पता ही होगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो फॉर्म होते हैं बिटवीन द बेसेस। यहाँ पर देखो फॉरेन डीएनए दे रखा है, फॉरेन डीएनए को अगर मुझे इंसर्ट कराना है तो मैं एक छोटा सा पीस कट करूंगी बाय द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियस, फिर उसको एंटर करा दूंगी इन द वेक्टर। जब वो वेक्टर के अंदर ट्रांसमिट होगा तो वहां मुझे चिपकाना पड़ेगा, तो मैं चिपकाऊंगी बाय द हेल्प ऑफ लाइगेज। जब वो लाइगेज प्लाज्मिड में पहुंच जाएगा तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगी इनटू द सेल, और वो सेल के अंदर क्लोन कर जाएगा। जब वो सेल के अंदर क्लोन करेगा तो वहां पे सेल डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद आप पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और ये पॉइंट ऑफ व्यू मतलब बोर्ड से भी एज वेल एज नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि हम डीएनए फ्रेगमेंट को कैसे अलग करेंगे। सबसे पहले हम एगरोस जेल डाल लेते हैं प्लेट के ऊपर। इसी प्रोसेस को मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस का नाम देती हूँ। एगरोस जेल जो है इस प्लेट पर है, मैं डीएनए फ्रेगमेंट को डाल दूंगी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है कैथोड, और कैथोड को हम करते हैं नेगेटिव चार्ज से, एनोड को करते हैं हम पॉजिटिव चार्ज से। और एक बात याद रखना कि डीएनए का जो टाइप होता है वो होता है निगेटिव। एक बात देखो कि निगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये एनोड की तरफ जाएगा। तो छोटे वाले जो फ्रेगमेंट होंगे तो तेज जोड़ के चले जाएंगे, और जो मोटे मोटे वाले फ्रेगमेंट जो चौड़े हैं वो पीछे ही रह जाएंगे। तो लार्जेस्ट फ्रेगमेंट विल बी सेम पोजीशन, और जो स्मॉलेस्ट होंगे विल बी मूव ऑन टू द एनोड पोजीशन। ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। एगरोस जेल से होके गुजर जाएंगे और मैट्रिक्स उसे पास करके एक पॉलीमर बना देगी, और जो एगरोस जेल होता है वो हम सीवीड से एक्सट्रैक्ट करके रिसोल्व करते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा इथीडियम ब्रोमाइड जो क्या करता है, कलरेशन प्रॉपर्टी देता है। यूवी रेज में हम आराम से देख सकते हैं कि भाई कौन सा डीएनए फ्रेगमेंट कहाँ पर दौड़ कर गया है। और यही प्रोसेस हम यूवी रेज से जो देख रहे हैं पूरा का पूरा डीएनए फ्रेगमेंट्स को, यही क्या कहलाता है, इल्यूसिनेशन। में इल्यूसिनेशन का मतलब ये होता है कि एवरी डीएनए फ्रेगमेंट जो है में इजीली आइडेंटिफाइबल हो, तो उसी कहते हैं इल्यूसिनेशन। इसके बाद क्लोनिंग वेक्टर, जैसे कि क्लोनिंग वेक्टर का मतलब मैंने तुम्हें समझाया था कि डिफरेंट साइट होती हैं, पर हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दिया गया है। ये एक ऐसी सीक्वेंस होती है, ऐसा पीस ऑफ डीएनए होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए।
कि डीएनए के हाउ मेनी नंबर ऑफ डीएनए विल बी फॉर्म्ड, तो ये कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। और सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, सेलेक्ट करते हैं सिचुएशन को और तभी जाके क्या करते हैं, कट करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इन्हीं क्या कहते हैं हम, सेलेक्टेबल मार्कर्स। और क्लोनिंग साइट का मतलब होता है कि एलियन पीस ऑफ डीएनए जो वेक्टर का है नीड टू हैव वेरी प्रीफरेबल सिंगल रिकॉग्निशन साइट, मतलब वो एक साइट को चूज करेगा तभी अपना काम कर पाएगा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं, आप देख सकते हैं कि जो लाइगेशन ऑफ द एलियन डीएनए कैरिड आउट द रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट ऑन द 1 or 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है कि जो लाइगेशन में चिपकने की जो प्रॉपर्टी है वो एक या एक से ज्यादा 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स पर हो सकती है। और ये जो डायग्राम है PBR22, इसमें आप देख सकते हैं कि टेट्रासाइक्लिन पर 2 हैं, BAM फर्स्ट और सेल 1, और यहाँ देख सकते हैं एम्पिसिलिन पर भी 2 हैं, PVU फर्स्ट और PST फर्स्ट, और यहाँ देख सकते हैं हिंट थर्ड है और क्लेवन है और इको राइपर, ये 2 रिप्रेजेंट किए गए हैं। इसके बाद एक ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन दिया गया है, ROP पे क्या दिया गया है, PUV सेकंड, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो टेट्रासाइक्लिन वाला और एक एम्पिसिलिन वाला। इसके बाद बात करते हैं ट्यूमर क्या होता है। ट्यूमर एक अनडिफरेंशिएट मास होता है जो अपने आप से बन जाता है, और अनडिफरेंशिएट मास का मतलब ये सेल अपना मैनर भूल जाती है कि कैसे डिवाइड करना है। और कैंसरस सेल भी वही होती है, और कैंसरस सेल प्लांट सेल में बन सकती है एज वेल एज एनिमल सेल में बन सकती है। इसके बाद देखो कि हम इंसर्ट जीन को कैसे करा सकते हैं, वो 2 प्रोसेस है। एक तो है माइक्रो इंजेक्शन, इंजेक्शन का मतलब वही कि हम एक नेडल में भरना है पूरा का पूरा जीन, और जीन को कहाँ डलवा देना है, इन द होस्ट, मतलब होस्ट को इंजेक्शन देना है। और बायोलिस्टिस किसे कहते हैं और जीन गन किसे कहते हैं, मतलब लोड, एक जीन होती, जीन लो और उसे गन में लोड कराओ और उसे कहाँ पे इंसर्ट करा दो, इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। इसके बाद आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आप देखो यहाँ डीएनए है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगी, डीएनए के अगेंस्ट डीएनएज नहीं डालूंगी और प्रोटीन के अगेंस्ट डालूंगी, क्योंकि मुझे प्रोटीन को डिग्रेड कर देना है, तो प्रोटीन खत्म। फिर मैं किसके अगेंस्ट डालूंगी, आरएनए के, तो आरएनए को भी खत्म कर दूंगी। तो मेरा जो मुझे मटेरियल चाहिए डीएनए चाहिए, तो मैं डीएनए को नहीं डाल दूंगी, और किसे डालूंगी, प्रोटीन वाले को भी डालूंगी, प्रोटीएज को भी और आरएनए को। तो मुझे जो एक्सट्रैक्ट होके मिलेगा, जो मेरा अपना पर्टिकुलर सेगमेंट है, वही मिल जाएगा डीएनए। आरएनए भी खत्म और प्रोटीन भी खत्म। और आप देख सकते हैं बैक्टीरिया के पास जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है लाइसोजाइम की होती है, प्लांट के पास सेल्यूलोज की होती है, फंगस के पास काइटिनेज की होती है। तो आपको जो चाहिए उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और उसके अगेंस्ट सब पे क्या डाल सकते हो, एंजाइम डाल सकते हो। इसके बाद दे रखा है पीसीआर। पीसीआर क्या होता है, आप पीसीआर यहाँ से देख सकते हैं। पीसीआर में क्या होता है, 2 फ्रेगमेंट जैसे डीएनए के पास होते ही हैं, तो इसे डीनेचुरेशन का मतलब होता है इसे हीट देते हैं, तो हीट देने पे कोई भी चीज टूट जाती है, तो ये टूट गया देखो 2 फ्रेगमेंट पे। पर डीएनए जो बनता है वो ऑलवेज बी इनटू द 5 to 3 डायरेक्शन, वो 5 से 3 डायरेक्शन भी बनता है। तो इधर 5 से 3 की तरफ बनेगा तो इधर की तरफ मूव ऑन कर जाएगा, और इधर से इधर की तरफ मूव ऑन कर जाएगा। ये छोटे छोटे से प्राइमर्स लगाए गए हैं, प्राइमर्स क्योंकि इनिशिएट करेंगे टू द डीएनए फॉर्मेशन। फिर टैग पॉलीमरेज क्या करता है, ये हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर जाता है और डीएनए पॉलीमरेज को काम करने देता है। इसके बाद 2 क्या बन गए हैं, फ्रैगमेंट्स बन गए हैं। ये दोनों के दोनों फ्रैगमेंट क्या हो जाएंगे, एम्पलीफाई हो जाएंगे, तो हमें बिलियंस ऑफ टाइम्स क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ फ्रैगमेंट मिलेंगे। और यही फ्रैगमेंट हम एक्सट्रैक्ट करके क्या कर सकते हैं, देखो हमने पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा है। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है कि हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब डीएनए को एक्सट्रैक्ट तो हमने कर लिया है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, बिलियंस ऑफ कॉपीज बनानी है जिससे नंबर ज्यादा मिल जाए, और नंबर ज्यादा मिल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, फिर स्टडीज आराम से कर सकते हैं। इसके बाद आप देखो सिलेक्टेबल मार्कर मैं पढ़ा चुकी हूँ। सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या होता है कि आप वो बिलियंस ऑफ कॉपीज पे क्या करोगे, सिलेक्टेबल मार्कर को यूज करके अपना जो जीन आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन भी वही कि जिसे आपने रिकॉम्बाइन किया है विद द फॉरेन डीएनए, तो वही क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहलाता है। इसके बाद ये जो प्रोसेस दिया गया है, ये जो प्रोसेस है इसमें क्या करते हैं हम, सिंपल स्टिर ट्रैक बायोरिएक्टर कहलाता है। इसमें क्या होता है, ये एक मोटर होता है, ये घूमता रहता है। कल्चर प्लेट को इसमें पूरा डाल देते हैं और जो फ्रोथ होती है ऊपर आ जाती है, मतलब झाग जैसे पानी में, सर्फ के पानी में आ जाते हैं, वैसे ये भी ऊपर आ जाएगा। तो आप उसे एक्सट्रैक्ट करके आराम से निकाल सकते हैं। बायोरिएक्टर्स जैसे आप माइक्रो बायो में पढ़ते हैं, क्या करते हैं बायोरिएक्टर्स, जो क्वांटिटी आपको चाहिए वो आप ऊपर से अचीव कर सकते हैं, जो नीचे रह जाता है वो डिजायर मटेरियल हमारा नहीं होता। हमें डिजायर मटेरियल कहाँ मिल जाता है, ऑन द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस, और जो बबल्स यहाँ फॉर्म होते हैं वो भी आप वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है क्या, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यार एक मिनट।